नमस्कार साथियों, द लीगल लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाने तो मैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का मानक लेकर बैठा था, पर पीडीएफ मुझे मिल नहीं पा रही है उस एक्ट की, और मैं फिर प्रयास करूंगा रात को कि उसकी पीडीएफ का व्यवस्था हो जाए तो मैं उसको पढ़ा दूं। अन्यथा फिर मुझे इंग्लिश की पीडीएफ से पढ़ाना पड़ेगा। इंग्लिश की तो इजीली अवेलेबल है, हिंदी की पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो मैं थोड़ा सोचा कि आज संविधान खत्म कर देता हूं। संविधान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और अभी संविधान खतरे में भी है। ऐसी चर्चा देश में एक आम बनी हुई है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो इसी दौरान हम संविधान को जानते हैं कि संविधान के आवश्यक तत्व क्या है, क्या क्वेश्चन हमारे प्री के दौरान यहां से देखने को मिल सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है कि 5 से कम क्वेश्चन आपको प्री में देखने को नहीं मिलेंगे। 6-7 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे, 5 से 7 के बीच में। शुरू करते हैं संविधान। प्री कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जेलों में इंपॉर्टेंट थी, यहां पर नहीं आएगी, इस पर वेटेज नहीं, समय खर्च नहीं करना। पहला काम कि यहां पर इन शब्दों का क्रम याद रखना कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन शब्दों का क्रम क्या है। ठीक है, सामाजिक पहले है, उसके बाद आर्थिक है, उसके बाद राजनीतिक है। तीनों न्याय का क्रम क्या है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना। उपासना मतलब भक्ति करने की। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, न्याय का क्रम पूछेगा, न्याय के नाम पूछ सकता है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जगह यहाँ और कोई एक शब्द न्याय और डाल देगा कि कौन सा न्याय दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा। ठीक है, मुझे याद नहीं, लास्ट 2 एग्जाम 3 एग्जाम कोई से भी जो कंडक्ट हुए लॉ के फील्ड में, एक में था, वहां पर गरिमा दे रखा था आपको, अवसर की समता दे रखा था, बंधुता दे रखा था और अखंडता दे रखा था। इन चारों शब्दों के सीक्वेंस पूछे थे। तो जब लेवल डिफिकल्टी ऑफ हाईकोर्ट डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाता है तो वो इन शब्दों पे भी चला जाता है कि अवसर की समता पहले था, गरिमा पहले था, बंधुता पहले था, अखंडता पहले था। तो यहां से एक पेरा ये बनता है, एक पेरा ये बनता है, 5 प्रकार की ये स्वतंत्रताएं बनती है। उसके बाद यहाँ प्रतिष्ठा, अवसर की समता, गरिमा और बंधुता और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये शब्दों के सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और शायद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का था JVVNL में, जयपुर विद्युत वितरण में, वहां अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित को भी सीक्वेंस में पूछ लिया था। तो यहां से आपसे क्वेश्चन सीक्वेंस के पूछेंगे। अमेंडमेंट पूछेंगे, अमेंडमेंट कब किया गया था, 3 शब्द जोड़े थे, 3 शब्दों को याद रखता हूं मैं, एक तो अखंड, दूसरा पंथ समाज का, ऐसे याद रखता हूं, अखंड, पंथ, समाज का। तो यहां से 3 शब्द निकल के आते हैं, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द निकल कर आता है समाजवाद। ये 3 शब्द 42वें अमेंडमेंट से जुड़े थे। और जब भी अमेंडमेंट से जुड़ते हैं उसकी धाराओं का सीक्वेंस कई बार डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए पूछ लिया जाता है। वहां याद रखो कि सबसे पहले फर्स्ट धारा संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार होती है। दूसरी धारा क्या होती है, आपको पता है कि सबसे पहली धारा में जो अमेंडमेंट करेंगे वो 2 से, तो यहाँ प्रस्तावना पहला पार्ट है तो प्रस्तावना में धारा 2 से अमेंडमेंट होगा। नेक्स्ट आप धारा में जाओगे तो जैसे जैसे अमेंडमेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे धारा का क्लोज बढ़ता जाता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये देखो यहां लिखा हुआ क्लियर है, 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 के द्वारा अमेंडमेंट। कुछ कमेटीज आपको देखने को मिलती है, एक प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति क्या कहती है कि भैया मेरे अंदर थे, टोटल पर्सन थे 7, उनमें से अध्यक्ष महोदय थे हमारे भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर महोदय हमारे अध्यक्ष महोदय थे प्रारूप समिति के। संविधान की सलाहकार समिति या संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष थे BN राव, और बहुत बड़े कानूनविद भी थे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ होता है, उसके न्यायाधीश भी बने, जो पूरे विश्व के देशों के मध्य विवाद होने पर सुनता है। UNO के संस्था है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोलते हो आपको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसके ये मेंबर भी बने थे। उसके अलावा बाकी कमेटियों पर आपको ध्यान नहीं देना, जेलों के पर्पज से हमें देखनी पड़ती है, यहां नहीं। अब डायरेक्ट शुरुआत करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन संविधान के अंदर से आपको देखने को मिल सकते हैं।
सबसे पहले आप इस चीज को देखना कि संविधान को बनके कब तैयार हुआ, तो यहां 26 नवंबर की डेट आती है 1949 की। इस तारीख को बनकर तैयार हो गया था। 394 ये पूरी बात बताता है कि इस टाइम से कुछ आर्टिकल प्रभावी हो गए थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 369, 80 जो भी प्रोविजन उस समय आवश्यक थे वो सारे लागू हो गए थे। बाकी रिमेनिंग अगर पूरा संविधान बात करें तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। ये चीजें बहुत माइनर सी चीजें, आप अच्छी तरह से इन चीजों को समझते हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। भाग कितने थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अब 8 अनुसूची से बढ़कर 12 अनुसूची हो चुकी है। देखो 8 के बाद 9वीं अनुसूची जुड़ी प्रथम संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची दल बदल वाली जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची जो पंचायत के सब्जेक्ट बताती है वो जुड़ी थी 73वें संविधान संशोधन से, और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका के सब्जेक्ट मैटर बताती है वो जुड़ी थी 74वें संविधान संशोधन से। तो 12 अनुसूची हो गई, भाग 26 हो गए, 26 भाग हो गए, मतलब 22 के बाद अंदर ही है भाग, पर ए बी करके अब टोटल काउंटिंग करें 26 भाग, और लगभग 448 या 450 आर्टिकल हो चुके हैं संविधान के अंदर आज की डेट में हम बात करें तो। ठीक है, बाकी संविधान की प्रस्तावना किसने बनाई, ये क्वेश्चन कभी कभी जेलों में पूछते हैं, यहां नहीं पूछते। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना बनाई थी, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहकर उस समय संबोधित किया गया। अब डायरेक्ट हम आर्टिकल से आते हैं जहां से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये सब हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। यहां पर जेलों में हो सकता था, यहां नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, कि भारत का नाम भारत भी है, इंडिया भी है, जो क्या है यूनियन, राज्यों का संघ होगा, सारे राज्यों का मिलकर एक संघ बनेगा। और यहां पर हमारे यूनियन शब्द यूज किया गया, अमेरिका में फेडरेशन किया गया। इसके बारे में मेंस के दौरान चर्चा करेंगे, अभी प्री में इतना ही हमारे काम का है कि राज्यों का संघ होगा भारत। और राज्य कौन से होंगे प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में आपको राज्यों के नाम देखने को मिलेंगे। वर्तमान में अगर प्रथम अनुसूची के मैटर्स आप चेक करोगे तो 28 तो वहां पर राज्य हैं और 8 यूटी है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, और यूटी संघ राज्य क्षेत्र होता है, यूनियन टेरिटरी, उसके क्षेत्र होंगे। और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, जैसे मोदी जी वादा करके बैठे हैं कि हम पीओ के लाएंगे, पाक अधिकृत कश्मीर, जो हमसे लेकर पाकिस्तान चला गया। एक्चुअल में कश्मीर की स्थिति बताता हूं आपको कि ये ऐसा आप कश्मीर देखते हो तो ये कश्मीर बहुत बड़ा हुआ करता था, ऐसा करके 25% हमारा चाइना के पास है कश्मीर, और 25% हमारा पाकिस्तान के पास है। तो ये कश्मीर का 25% हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के पास है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर, और चाइना ने तो अक्साई चीन बोलते हैं चाइना वाले भाग को, जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान के साथ बोला जा सकता है, चाइना के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हीं के पटाखे चलाते हैं, उन्हीं के मोबाइल चला रहे हैं। हम बोल देंगे कि हम चाइना से पाकिस्तान वापस लाएंगे तो वो सारी सप्लाई बंद कर देगा, और हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो बोला भी कमजोर व्यक्ति के खिलाफ जाता है, ये विशेषता रहनी चाहिए व्यक्ति की। संसद के पास नए राज्यों के प्रवेश करने की शक्ति है, कि अगर भारत में किसी देश को प्रवेश करेंगे, जैसे एक मैटर आपको बताता हूं, इनरी बेरूबारी यूनियन। ये बेरूबारी एक जगह थी जो हमें पाकिस्तान को देनी थी, एक्सचेंज करना था, और अभी हमने 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि, जिसको 2 बीघा गलियारा कहा जाता है, उसका एक्सचेंज हुआ। तो ये सवाल उठा कि क्या भारत सरकार एक ऑर्डर के द्वारा अपना कोई भी राज्य पाकिस्तान को दे सकती है, या पाकिस्तान से कोई भी राज्य जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये भाई पीओके को संभालो, हम नहीं रखना चाहते, भारत को दे दें, तो क्या भारत सरकार डायरेक्ट किसी को दे सकती है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं, भारत सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार में संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी राज्य को
भारत में प्रवेश दे सकती है और किसी राज्य को भारत से किसी दूसरे देश को देने के लिए बिल पास करती है। तो बेरूबारी यूनियन का केस था, जो ये बेरूबारी एक जगह थी जिसको 1960 में इसी मैटर पे इनरी केस लगाकर 143 आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति की राय के लिए भेजा गया था। तो नए राज्यों के प्रवेश की और स्थापना करने की शक्ति संसद के पास है। सिक्किम को भारत में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आर्टिकल 3 बात करता है कि भारत के अंदर हम, एक बार मैं कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कुछ स्टार्टिंग के बात है, कुछ चीजें छूट जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि संविधान के पहले काफी चीजें पढ़नी होती। एक तो आप पढ़ो कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना था, राज्यों का पुनर्गठन। इस राज्य के पुनर्गठन आयोग को कहा जाता है फजल अली आयोग। ये जस्टिस थे, जस्टिस फजल अली आयोग। 2019 का जेएलओ का इंटरव्यू दे रहा था मैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि आर्टिकल 238 किससे संबंधित था। मैंने कहा सर 7वें संविधान संशोधन से उसको रिपील कर दिया गया कि 7वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पे हुआ। मैंने कहा फजल अली आयोग की सिफारिश पे की कि फजल अली। मैंने कहा हाँ सर फजल अली। कि कौन थे फजल अली? मैंने कहा सर जस्टिस थे, जस्टिस फजल अली। कि फिर आप जुडिशरी के व्यक्ति होकर जस्टिस, सॉरी मैंने कहा सर जस्टिस फजल अली आयोग। तो ये जस्टिस थे, मैं इसलिए रिकॉग्नाइज कराता हूं कि वहां हम बड़े जोश में, एक्साइटमेंट में होते हैं और जस्टिस वगैरह शब्द यूज करना भूल जाते हैं। आदत डालो पहले दिन से ही कि जस्टिस फजल अली आयोग ही बोले, ताकि आगे जाके गलतियां ना हो। तो जस्टिस फजल अली आयोग के द्वारा ने 1953 में यह आयोग बना था। इसने 1955 में अपनी सिफारिशें दी थी। उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, और ये 1956 में हुआ था। और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों को उनकी वास्तविक स्थिति के हिसाब से, या आप कह सकते हो कि प्रशासनिक स्थिति के हिसाब से, उनको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा विभक्त किया और भारत को 14 राज्य और 6 यूटी में परिवर्तित कर दिया गया। पूरे राज्य को, पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों को रिस्ट्रक्चर करके। और 3 ये बताती है कि भारत सरकार के पास, भारत सरकार में संसद है, वो कानून बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। पर ऐसा करने से राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो आपको उस राज्य की राय ले लेनी चाहिए। राय का मतलब होता है वहां की विधानसभा का साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जिस राज्य का आप तोड़ना चाहते हो, जिस राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना चाहते हो, जिसका नाम परिवर्तन करना चाहते हो, तो कोई भी राज्य जिसको तोड़ा जाता है तो वहां के राज्य की विधानसभा के साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद उसको, राज्य को तोड़ सकती है। संसद विधि बनाकर राज्यों को तोड़ सकेगी। और संसद भी जो ये प्रस्ताव पास करती है साधारण बहुमत द्वारा करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के जेलों में शायद पूछा था। एक तो ये प्रस्ताव साधारण बहुमत के साथ होता है, और एक जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाता है या अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है, वो प्रस्ताव भी संसद साधारण बहुमत के साथ पारित करती है। तो कुछ चीजें साधारण बहुमत के साथ पारित होती है। इसको देख, ये सब्जेक्ट मैटर्स वैसे पूछे जाने वाला अभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ऊपर से क्वेश्चन आएंगे और ये आर्टिकल 12 से लेकर 51 के बीच से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। वहां पर थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्योंकि ये समय बहुत ले रहा है। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया, कुछ चीजें देख लेते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया। आप पढ़ लोगे इन चीजों को, फिर भी मैं बोल देता हूं कि संसदीय शासन है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, मेंडामस रिट हमने इंग्लैंड से ली है, सिंगल नागरिकता, इकहरी नागरिकता हमने वहां से ली है, संसदीय विशेष अधिकार 105 में आर्टिकल में पढ़ते हो वो वहां से लिया, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व जो आर्टिकल 75(3) में पढ़ते हो वो वहां से लिया है हमने, राष्ट्रपति औपचारिक हमारा अध्यक्ष होता है, अभिभाषण करता है आर्टिकल 87 में, वो भी वहां से लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया 124(4) में, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है, और द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है, और रूल ऑफ लॉ विधि का शासन हमारे देश में चलता है इंग्लैंड से लिया। यूएसए से क्या लिया, फिर आप स्लो मोशन करके सुन लेना, यूएसए से क्या लिया उस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है, मौलिक अधिकार जिसको मूल अधिकार कहते हो आप,
भाग 3 में, वो हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, यूएसए से लिया है। जुडिशियल श्री की स्वतंत्रता हमने यूएसए से ली है। यूएसए को अमेरिका भी बोलते हैं भैया ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान का सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल, और हम भारत के लोग प्रस्तावना में जो शब्द लिखा है ये सब हमने अमेरिका से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया, ठीक है, कनाडा ने हमें दिया संघात्मक व्यवस्था के राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन रहे, इसके लिए संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां कि जो ऐसी शक्तियां जो केंद्र और राज्य के पास, दोनों के पास नहीं है, तो वो केंद्र के पास होगी। संघ सूची का सब्जेक्ट 97 इसको बताता है। राज्यपाल की नियुक्ति, 7वीं अनुसूची, और सुप्रीम कोर्ट का 143 में परामर्श देने का जो अधिकार है, यह सब हमने कनाडा से लिया। आयरलैंड की बात करें तो यहां से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए आयरलैंड से। उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने आयरलैंड से ही उठाया था कि राष्ट्रपति को चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रोविजन है, 12 राज्यसभा सदस्यों को 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता, वो भी आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना अमेरिका से ली है, पर प्रस्तावना की लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। और ज्वाइंट बैठक, ठीक है, जो ज्वाइंट सीटिंग 108 आर्टिकल के अंदर होती है, वो शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। रूस से या सोवियत संघ से, अब रूस हो गया 1991 से, पहले सोवियत संघ था, वहां से हमने मूल कर्तव्य लिए थे। मूल कर्तव्य के अलावा हमने 3 प्रकार के जो न्याय लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो भी वहां से लिए। अफ्रीका से बात करें, दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया, तो वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया। फ्रांस से बात करो तो आप फ्रांस से कुछ शब्द लिए हैं, जैसे गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता, बंधुता। जर्मनी से बात करो तो जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। साथ में कुछ चीजों की और चर्चा कर लेता हूं। कि अनुसूची देखते हैं, देखो फर्स्ट अनुसूची में क्या है कि संघ और राज्यों के नाम बता रखे हैं। संघ और संघ के अंदर क्या क्या राज्य होंगे, तो राज्य एंड यूटी के नाम बता रखे हैं कि राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। आप सेकंड अनुसूची की बात करेंगे, सेकंड अनुसूची संविधान में है, वो आपको पदाधिकारियों के वेतन भत्ते बताएंगे कि पदाधिकारियों को कितना तो वेतन मिलने वाला और कितना भत्ता मिलेगा। थर्ड अनुसूची की बात करेंगे तो आपको शपथ के प्रारूप देंगे कि कौन किस प्रारूप में शपथ लेगा। फोर्थ अनुसूची की बात करेंगे तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बताएगा कि किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य जाएंगे, चुने जाएंगे। फिफ्थ अनुसूची की बात करूं तो फिफ्थ अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण को बताती है कि वहां प्रशासन कैसे किया जाएगा और नियंत्रण कैसे किया जाए। अनुसूची 6 के 4 राज्यों के संबंध में विशेष प्रोविजन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अमी मैत्री कह के संबोधित करता हूं मैं। अ से असम, मी से मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अमी मैत्री के नाम से मैं संबोधित करता हूं चारों। इन चारों राज्यों के में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को 6 शेड्यूल बताता है। 7 शेड्यूल आपके लिए बात करेगा संघ सूची। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट है, एक आगे लग गया, 97 सब्जेक्ट है संघ सूची में। उसके बाद आप राज्य सूची देखोगे तो यहां 66 सब्जेक्ट है, और आप समवर्ती सूची देखोगे तो यहां 47 सब्जेक्ट है, 47
47 सब्जेक्ट है, देख लेना, कोई बात नहीं, यहां पर ये समवर्ती सूची में है। पर विषय देखोगे तो यहाँ 97 विषय ही दिखेंगे और यहाँ आपको 61 विषय दिखेंगे। आपसे पूछे कि प्रविष्टि संख्या कितनी है तो आप 97, 61 और 52 पे जाए, और आपसे पूछे कितने विषय हैं तो 97, 66 और 47 पर जाए। स्पष्ट रूप से आपको लैंग्वेज, अगर कहीं लैंग्वेज में दिक्कत होगी क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। 8th शेड्यूल बताता है आपको 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है कि कौन सी हमारी 8वीं अनुसूची में पहले स्टार्ट में 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो चुकी है। पहले 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन से मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन से। उसके बाद आप 92वें संविधान संशोधन से देखोगे तो मैथिली, फंताली, कोंकणी और मणिपुरी ऐसी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ऐसे करके हमारे 8 भाषाएं 3 संविधान संशोधन से जुड़ चुकी है, और 96 अमेंडमेंट के द्वारा उड़िया भाषा को ओडिया कर दिया गया था। तो ये 4 संशोधन 8वीं अनुसूची में हो चुके हैं। 9th अनुसूची की बात करें तो 9th अनुसूची को 1st अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, और एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट था जो हमारे संविधान को में संविधान सभा के द्वारा किया गया। संसद ने ये अमेंडमेंट नहीं किया था। संसद का गठन 1952 में हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा ने किया था, 9वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं 74वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट मैटर है, ये देख लेना। नागरिकता से आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना से कुछ चीजें पूछ ली जाती है कि जैसे प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, किस केस में कहा गया था, तो इन री बेरूबारी यूनियन के केस में कहा गया था। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये किस केस में कहा गया, केशवानंद भारती के केस में कहा गया। बाकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता है, ये संविधान का आधारभूत ढांचा है, ए सर बॉम्बे के केस में कहा गया था। उसके अलावा कुछ चीजें ये पूछ लेते हैं कि जैसे हमारा संविधान अर्धफंदात्मक है, किसने कहा, केसीवियर ने कहा। केंद्रीय प्रकृति वाला परिसंघात्मक संविधान है, आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा। वकीलों का स्वर्ग है हमारा संविधान, ऐसा भी आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और हमारा संविधान सामाजिक दस्तावेज है या सहकारी परिसंघीय है, ऐसा ऑस्टिन महोदय ने कहा। तो ये कुछ संविधान शुरू करने से पहले कुछ चीजें पढ़ना जरूरी होती है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकलों से शुरुआत करते हैं। नागरिकता का अध्याय 2 है नागरिकता का, बस इतना देख लेना, और इसकी रेंज शुरू होती है 5 से लेकर 11 तक, बाकी किसी काम का नहीं। उसके बाद हम भाग 3 पर चलते, मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र, हमने अमेरिका से लिए थे, अभी पढ़ के आए हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, राज्य के विरुद्ध संरक्षण देते हैं। मूल अधिकार किसी स्टेट के विरुद्ध संरक्षण देते हैं, पर 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी हमें संरक्षण देते हैं। पहले मूल अधिकार की हम बात करें तो पहला मूल अधिकार है आर्टिकल 17 इस प्रस्ताव का अंत, जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी हमें संरक्षण देता है। और दूसरा मूल अधिकार देखेंगे आप, शोषण का अधिकार 23-24, जो हमें प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। बाकी कोई सा भी मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त है। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का 1967 का केस था, उन्होंने मूल अधिकार को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना। ठीक है, नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार की ऐसे अधिकार है, अगर संविधान नहीं भी बना होता तो किसी व्यक्ति को जीने के जो अधिकार उसको भगवान ने दिए हैं वो भी मूल अधिकार थे, नैसर्गिक अधिकार थे। नैसर्गिक अधिकार जो आपसे जन्म में ही निहित होते हैं, आपके अंदर इनहेरेंट होते हैं। संविधान नहीं बताता तो भी हमारा अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मूल अधिकार था। संविधान ने बता दिया, प्रोटेक्शन दे दिया, तो थैंक यू सो मच संविधान का, पर यह हमारा मूल अधिकार है। और भले ही संविधान ने बता दिया, आज भी पुलिस वाले कई बार हमारे मूल अधिकार का हनन कर लेते, किसी को भी घर से उठा के ले जाते बिना किसी बात के,
रिश्वत लेके, है ना, ऐसा होता है। अभी सभी पुलिस अधिकारी नहीं करते, पर 10-15% अभी भी ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से परेशान करते हैं। जैसे आजकल ईडी सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये आप एक देख सकते हो कि मूल अधिकारों का हनन है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ये एक आम चीजें चलती है इस देश के अंदर, बिल्कुल। तो नैसर्गिक अधिकार आपके में जन्म से निहित है। अप्रतिदेय अधिकार, इन अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता। आप कहकर भी अपने की मूल अधिकार को मैं त्याग कर रहा हूं, तो आप ऐसा लिखकर आप दे देते हो सरकार को, तो भी आपके मूल अधिकार कायम रहते हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। मूल अधिकार 7 प्रकार के मिले थे हमें, 7 प्रकार के मिले थे। अब हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार बचे हैं। 7 में से एक जो संपत्ति का मूल अधिकार है, जो कहां कहां पर था, एक तो आर्टिकल 31 में था और एक 19(1)(f) में था। क्या? हाँ, 19(1)(f) में था मेरे हिसाब से। इन दोनों को रिपील कर दिया गया, कब से? 44 अमेंडमेंट से। और इनको कहा 300A के अंदर अब संवैधानिक अधिकार बना दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की बात करूं तो 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को, सिटीजन को प्राप्त है। बाकी सभी भारत के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक अनागरिक दोनों आते हैं, लीगल बॉडीज भी आती है ना। जैसे मंदिर एक व्यक्ति है, रामलल्ला केफ लड़े ना, रामलल्ला अपना केफ लड़े, तो ये रामलल्ला क्या था? एक लीगल बॉडी थी। लीगल बॉडी केफ लड़ सकती, तो यहां लीगल बॉडी के भी अधिकार सुरक्षित है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 बताता राज्य। राज्य में क्या क्या शामिल है? तो भारत की सरकार 1, भारत की संसद 2। संसद के अंदर क्या क्या शामिल है देख लेना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनती है। तीसरा, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, 4 हो गए। उसके अलावा भारत के अंदर सभी स्थानीय प्राधिकारी और सभी अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी नगर निगम वगैरह ये। अन्य प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी जिनके पास कानून या विधि नियमों की विरचना करने की शक्ति होती है, वो अन्य प्राधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहां कई चीजें पूछेगा आपको कि क्या राज्य में आता है, क्या नहीं आता। 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो कि जब कोई ऐसा आदेश करता है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे एरोप्लेन में बिठाने से मना कर दिया था 4 साल पहले, जब मैं अमेरिका जा रहा था, तो उन्होंने मुझे एरोप्लेन में बिठाने से मना कर दिया था। तो मैंने उनके खिलाफ केस किया। वो राज्य की परिभाषा में आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा स्वतंत्रता का मूल अधिकार का हनन किया था। ना तो मैं अमेरिका गया हूं, ना मुझे मना किया था। ठीक है, मैं बस से सफर करने वाला, ट्रेन से सफर करने वाला एक साधारण व्यक्तित्व हूं। मजाक के लिए कह दिया कि अमेरिका वाला एक उदाहरण मेनका गांधी वाला इश्यू था, इसलिए मैं बता रहा था उसको। तो यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी व्यक्ति की निजता, किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया, उसको विदेश भ्रमण का अधिकार को छीना है, तो ये यहां पर उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होगा? राज्य शब्द के अंतर्गत आएगा। तो सभी जो सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश बॉडी है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, देवासन मंडल होता है मंदिरों से संबंधित, नगर पालिका, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LIC, कारखाना वित्त निगम मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ONGC है। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है या ट्रांसफर करता है, तो मूल अधिकार छीन सकता है। मान लो एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसका डीजे पद पर हाईकोर्ट के द्वारा डीजे का ट्रांसफर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज केडर का या सिविल जज का ट्रांसफर किया जाता है, तो हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया एक प्रेग्नेंट लेडी का, तो वो हाईकोर्ट के अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि जब नियुक्ति और ट्रांसफर करता है हाईकोर्ट का CJ, तो वहां पर वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसमें हम केस भी पढ़ते हैं, यहां पर मैं ज्यादा इनको इंपोर्टेंट नहीं दूंगा। आप नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस पढ़ते हैं, तो वहां पर यह कहा गया था कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। पर आप AR अंतुल्य RF नायक का केस पढ़ते हैं, तो जब न्यायपालिका न्यायाधीश और अधिकारियों की नियुक्ति करती है, तो उसको राज्य शब्द के अंतर्गत माना जाता है, वो राज्य शब्द में शामिल होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 12 में ये चीजें आती है। राष्ट्रपति भी राज्य शब्द के अंतर्गत आ सकता है। इसके लिए हम एक केस पढ़ते थे राष्ट्रपति के संबंध में,
कौन सा केस था राष्ट्रपति का? हरुभाई गुजरात राज्य का केस था कि जब राष्ट्रपति 359 में आपके मूल अधिकारों को निलंबित करता है तो वहां राज्य शब्द के अंतर्गत आता है, और आपका अगर आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित किया है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो राष्ट्रपति के ऑर्डर के खिलाफ, और राज्य शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ये राज्य बता रखा है, क्यों बताया? क्योंकि आगे जाके आपको आर्टिकल 14 से लेकर और जब 32 तक पढ़ोगे तो राज्य आपके मूल अधिकारों को नहीं छीनेगा। तो भाई राज्य कौन है ये 12 में बता के आया, और कहां कहां बताएगा भाई राज्य को? अब आपको राज्य से वापस मिलवाएंगे 52 में, उसके बाद आपको राज्य शब्द से वापस मिलवाया जाएगा। राज्य शब्द को और कहां कहां परिभाषित किया? 4 जगह परिभाषित किया है, देखो 52 में किया, उसके बाद आपको वापस करवाएगा परिभाषित 152 में वापस आपको राज्य शब्द से परिभाषित करवाएगा। उसके बाद एक और बार राज्य शब्द से परिभाषित कराएगा 308 में, शायद 308 में देखना। इस संविधान के अंतर्गत, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा, मैं अभी आपको कहीं से कॉपी वॉपी उठा के चेक करना पड़ेगा कहां कहां है। 4 जगह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक तो निर्वचन है, इंटरप्रिटेशन है, वो भी 4 आर्टिकल की हेडिंग है, और राज्य भी 4 आर्टिकल की हेडिंग है। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से राज्य को नहीं बताया गया किस आर्टिकल में, तो वहां देख लेना 52, एक तो 12 में, एक 36 में बताया गया है। हाँ 4 जगह भाई, 308 हटा लेना, 12 है, 36 है, 52 है, और 52 में नहीं बता रखा, सॉरी 12, 36, 152 और 308 में होगा। कहीं भी आप देख लेना, 4 जगह राज्य को परिभाषित कर रखा। मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा कल क्लास में, रिमेनिंग पार्ट जो संविधान का पढ़ाऊंगा वहां पर। आगे बढ़े, क्योंकि यहीं उलझ के रह जाएंगे। 13 में पढ़ रहा हूं मैं, आर्टिकल 13 में 4 चीजें हैं। 13(1) में जो लैंग्वेज लिख रखी है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले की जो विधियां थी वो संविधान के अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो उतनी, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जितनी भी विधियां प्रवृत्त थी वो सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वो भाग 3 से असंगत है। तो मूल अधिकारों से असंगत जितनी भी विधियां होगी वो शून्य हो जाएंगी, पर भविष्य में वो मूल अधिकार हटा दिया जाता है तो वो विधियां वापस जीवित हो जाती है। यहां मतलब विधियां निलंबित हो जाती है जब तक मूल अधिकार बना रहता है, जैसे मूल अधिकार समाप्त होता है वो वापस प्रभाव में आ जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ये कहां दे रखा है? आर्टिकल 13 के 1 में, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। केस कौन सा पढ़ते हैं? बीकाजी नारायण वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य का केस। 13(2) में ये जो बात लिख रखी है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ये बताती है बात कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। अगर राज्य ने ऐसी विधि बना ली तो हमारे संविधान में 2 ऐसी बॉडी है जो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो राज्य अगर मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि बनाता है 13(2) में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर 13(2) में बोला जाता है, जो और से पहले इतनी बात लिखी हुई है। और जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर कैसे होती है इस पर, कि अगर कोई मूल अधिकारों से असंगत विधि है उसको शून्य कर दिया जाता है। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मूल अधिकारों की बात कर लेता हूं, मूल अधिकारों से असंगत किन किन विधियों को शून्य किया जा सकता है। जैसे एक केस था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें मूल अधिकार छीन लिए गए थे और बाद में उस
कानून को जिसके द्वारा मूल अधिकार छीने गए थे उसको शून्य करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एग्जैक्ट उस केस का नाम याद नहीं आ पा रहा। तो अगर कोई ऐसा कानून है जो आपके मूल अधिकारों को छीनता है तो उसको शून्य करार दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और एक केस आप यहां पढ़ोगे एल चंद्र कुमार का, एल चंद्र कुमार वर्सेज भारत संघ का केस है 1997 का। इस केस में कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को 226 में, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। 368 के द्वारा इस बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं किया जा सकता। और के बाद जो बात है कि इस खंड के उल्लंघन में, मतलब भाग 3 के उल्लंघन में प्रत्येक विधि बनाई है वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। कि आपने कोई ऐसा कानून बनाया है जो भाग 3 के किसी बात का उल्लंघन कर रहा है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा, बाकी कानून प्रवर्त रहेगा। यह बात करता है पृथक्करणीयता की, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेनिटी, कि आप उसको सेवरल अलग कर सकते हो। पृथक्करणीयता के सिद्धांत को यहां लागू करता है। जैसे आप 10वीं अनुसूची का पैरा 7 की बात करते थे जो कहता था कि दल बदल के आधार पर निरंतरता के लिए पैरा 7 को बताया गया था, उस पैरा 7 को असंवैधानिक करार दे दिया क्योंकि वही मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। वो क्या कह रहा था कि अगर दल बदल से संबंधित कोई मैटर है तो उस पर कोई न्यायपालिका में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा था, मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। इसलिए इसको की हो तो कोलाहन वर्सेस जाचिलू के केस में 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक करार कर दिया। तो ये केस आप पढ़ोगे पृथक्करणीयता के सिद्धांत में, FN बलसारा है, की हो तो कोलाहन जाचिलू है, AK गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य का केस है, रोमेश थापर महाराष्ट्र राज्य का केस है, RMDC वर्सेज भारत संघ का केस है। ये सभी केस आर्टिकल 13 से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो यहां 13(1) और 13(2) में हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए। 13(1) में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत था, 13(2) में जुडिशियल रिव्यू का और पृथक्करणीयता का सिद्धांत था। एक 13 के अंदर अधित्याग या अधित्यजन का सिद्धांत है कि कोई भी अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकता। ये बसेश्वरनाथ के केस में डिसाइड किया गया था, बहराम खुर्शीद के केस में भी यही डिसाइड किया था, ओल्गा टेलिस का केस था उसमें भी यही चीज कोर्ट ने डिसाइड की थी कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता। ये हम 13 में पढ़ते हैं। उसके बाद यहां विधि शब्द की परिभाषा में क्या शामिल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये आप 8 चीजों को रट लेना। कोई अध्यादेश आ जा सकता है, कोई आदेश आ सकता है, कोई उपविधि आ सकती है, नियम आ सकता है, विनियम आ सकता है, अधिसूचना आ सकती है, रूढ़ी आ सकती है, प्रथा आ सकती है। तो विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा, ये सब किस के अंतर्गत आते हैं? विधि शब्द के अंतर्गत। प्रवर्त विधि क्या है? तो प्रवर्त विधि वही है जो हमारे संविधान में लागू होने से पहले देश में लागू थी और हमारे संविधान के लागू होने के बाद भी वो प्रवर्त है, उनको निरसित नहीं किया गया, वो प्रवर्त विधि है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात 368 के अधीन संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। यहाँ 4 केस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, हमारे लिए कोई काम की बात नहीं है। शंकरी प्रसाद का केस पढ़ते हैं आप, अभी गोलकनाथ का केस पढ़ते हैं आप, गोलकनाथ के साथ शंकरी प्रसाद के साथ सज्जन सिंह का केस भी यहाँ आप पढ़ते हो। इनमें क्या कहा गया था कि 13 के अंतर्गत, विधि शब्द के अंतर्गत 368 के संविधान संशोधन नहीं आते। गोलकनाथ में भी यही बात को दोहराया गया था कि गोलकनाथ के केस में इसको बात को पलट दिया था शंकरी और सज्जन वाली को कि 368 में पारित विधि आर्टिकल 13 में विधि शब्द के अंतर्गत आएगी और न्यायालय द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है ऐसी किसी 368 के संशोधन को। और इसके जजमेंट को पलटने के लिए, गोलकनाथ के जजमेंट को पलटने के लिए बाद में 24वां संविधान संशोधन यहां पर किया गया। फिर 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती के केस में पुष्ट कर दिया गया, कन्फर्म कर दिया गया कि हाँ 24वां संविधान संशोधन संवैधानिक है, पर यहां पर एक शब्द जोड़ दिया कि आप कितना भी अमेंडमेंट कर लो, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का टूटना नहीं चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें बता दी गई जिनको आप लगातार अलग अलग केसों के द्वारा बढ़ाया ही जा रहा है कि ये भी अब बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, वो एक जब पति पत्नी घर में जब पाती होती है, हिस्सा होता है, तो वहां चीजें नहीं होती
कि मैं मेरे जरूरत के सामान ले लूंगी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारे परिवार से मैं बिल्कुल अलग हो रही हूं। ऐसा जब पाती होती है तो एक बहू बोल देती है अपनी देवरानी जेठानी से, और फिर वो जरूरत की चीजों के नाम पे घर की एक एक चीजें हर 10-15 दिन में ले जाके जितना हिस्से में आना था उससे दुगनी चीजें ले जाती है। सेम हमारा न्यायपालिका करता है कि धीरे धीरे समय पे जब जब उसको लगता है वो बेसिक स्ट्रक्चर चीजों को घोषित करता रहता है और हमारे संविधान की रक्षा करता रहता है। ठीक है, फिर आप 368 में इसी चीज को केशवानंद भारती को ओवर रूल करने के लिए 368 में 4 और 5 जोड़ दिया गया था, कौन से 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। फिर बाद में मिनर्वा मिल्स के केस में इसको, मिनर्वा मिल्स के केस जो 1980 में आया था उसमें 368 4 और 5 को भी रिपील कर दिया गया। तो ये सारी स्टोरी है, यहां पर नहीं पूछी जाएगी, हमारे ज्यादा काम करने में 4 केसों को आपको विशेष रूप से बताता हूं जिन केसों को आपको पढ़ के जाना है अगर आप संविधान को पढ़ रहे हो। एक तो केशवानंद भारती को जरूर पढ़े, दूसरा केस आपको गोलकनाथ का पढ़ना चाहिए क्योंकि ये संविधान के आधार हैं। तीसरा आप एसआर बॉम्बे का केस जरूर पढ़े क्योंकि इस केस ने बहुत कुछ दिया है भारत को। फोर्थ केस अगर मैं बात करूं आपका एसआर बॉम्बे हो गया, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, एसआर बॉम्बे। फिलहाल 3 केस देख लो कि आप ये 3 केसों को देखना, इन्होंने बहुत चीजें परिवर्तन की है संविधान के अंतर्गत। और एसआर बॉम्बे का काफी लेटेस्ट केस है, ज्यादा पुराना केस नहीं है। तो इन 3 चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये कई चीजें बताएंगे। जैसे गोलकनाथ के केस में मूल अधिकारों को भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत दिया था, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल्ड का सिद्धांत दिया था कि ये चीजें जो 1968 में जजमेंट हुआ वो भविष्य से लागू होगा, पूर्व की चीजें प्रभावित नहीं होगी। तो गोलकनाथ का केस भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, ऐसी चीजें चलती है। 13-4 को हमने पढ़ लिया है, हम ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। अब 14 शुरू करते हैं, विधि के समक्ष समता को। विधि के समक्ष समता क्या बात करती है? थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब एरियल व्यू देखते हैं 12 से 51 तक का, ज्यादा चीजें नहीं। जैसे बाज ऊपर से अपना शिकार देखता है, हम डायरेक्ट देखेंगे हमारा क्वेश्चन। हम भी बाज की निगाह से संविधान को देखना शुरू करते हैं। भाग 14 सॉरी आर्टिकल 14 बात करता है। तो सबसे पहले आप आर्टिकल 14 में 2 शब्द देखो कि विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। 3 चीजें मिल सकती हैं। विधियों से समान संरक्षण यूएसए से। क्या अर्थ होते हैं दोनों का? कि समान लोगों के लिए समान विधि, मतलब विधि के समक्ष समता। तो समान लोगों के लिए समान विधि होगी, उनको समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। प्रोफेसर डाइसी के रूल ऑफ लॉ से यह कंसेप्ट लिया गया, विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान हो। विधियों से समान संरक्षण अमेरिका का कंसेप्ट है। इसमें कहता है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समान परिस्थिति वाले लोगों से समान व्यवहार किया जाएगा कि सभी, अगर विधवा कैटेगरी के लोग हैं, विकलांग कैटेगरी के, दिव्यांग जिनको संबोधित किया जाता है, उन कैटेगरी के लोग हैं तो उनके साथ, सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट आर्टिकल 14 कहता है। तो आर्टिकल 14 2 चीजें बता रहा है कि सभी व्यक्तियों को, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। केस लॉज यहां से मैं आपको कहूंगा कि कुछ भी मत देखना इसके अंतर्गत। जैसे जावेद हरियाणा का केस है, 2 से अधिक बच्चों को सरपंच उपसरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। ये सारे केस मुझे नहीं लगता कि प्री के एंगल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप इतना सा कंसेप्ट देख लो, बहुत होता है। वैसे जे लो आपने दिया है, आपने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा है वहां, तो आपको अगर कोई छोटी मोटी चीज आती है आपको याद रह जाएगी।
15 में आप देखना, ग्राउंड देखना कि भारत के राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, फोर्थ होता है लिंग, पांचवा होता है जन्म स्थान। तो 5 आधार पर विभेद नहीं करेगा और इन 5 आधार पर किसी स्थान में प्रवेश, जो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या मनोरंजन के स्थान है, जो या फिर हमारे राज्य के किसी भी प्रकार से पोषित है, कोई तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है या सार्वजनिक उपागम के स्थान है, वहां पर भी ऐसा किसी भी आधार पर मतलब किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से मना नहीं किया जाएगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई विभेद राज्य नहीं करेगा, ना तो किसी प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं देने में, ना किसी स्थान में प्रवेश करने से किसी व्यक्ति को मना किया जाता है इन 5 ग्राउंड के आधार पर। 15(3) बच्चों के संबंध में, स्त्रियों के संबंध में राज्य को स्पेशल प्रोविजन। राज्य कह रहा है कि बच्चे, महिला, पुरुष सब समान होंगे 15 में, पर 15 का 3 कहता है कि भाई बच्चे और स्त्रियों के लिए हम स्पेशल प्रोविजन करने से राज्य को निवारित नहीं करेंगे, राज्य कर सकता है। जैसे पॉक्सो एक्ट बनाते हैं, महिलाओं को प्रसूति के दौरान मतलब प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो लीव दी जाती है, मैं बहुत अच्छी सेवाएं मानता हूं कि आप उनको 2 साल तक का जो टाइम पीरियड दे रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप 2 साल तक बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई के लिए, चाहे उसका पैदा होने के बाद किसी प्रकार से आप 2 साल तक बच्चों की लिए लीव ले सकते हैं, ऐसा महिलाओं को सुविधा दी गई। मैं इसका स्वागत योग्य कदम मानता हूं सरकार का। बच्चों के संबंध में भी पॉक्सो एक्ट लेके आया गया ताकि बच्चों का संबंध में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। पॉक्सो एक्ट वगैरह है, जे एक्ट है, ये सब 15(3) के प्रभाव से बने हुए हैं। 15(4) कहता है कि FT/SC और EWS के OBC के लिए कुछ विशेष प्रोविजन करने से मना नहीं करेंगे राज्य को। तो ये जो आरक्षण आप देखते हो, जैसे आप लोकसभा में आरक्षण देखते हो, विधानसभा में आरक्षण देखते हो, या आप देखते हो कहां पर आरक्षण, आप लोकल बॉडीज के चुनाव में, या कहीं पे भी इनकी फीस में रियायत है। आप देख रहे होंगे RGS की फीस भर रहे हो, FT/SC से 750 रुपए लेते हैं, OBC EWS से 1000 ले रहे हैं, जनरल से 1250 ले रहे हैं। 15(4) का प्रभाव है ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के संबंध में ये प्रोविजन किया जा सकता है। FT/SC और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, ये EWF नहीं है, ये OBC होता है। OBC का आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े होने के कारण होता है। तो FT/SC और OBC के लिए 15(4) बना हुआ है। इनको जहां पर ये शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा के लिए आप 16 पढ़ेंगे। ये शिक्षा के अलावा बाकी सभी चीजों में आरक्षण के लिए बात करता है 15(4). 15(5) बात करता है 15(4) को कब से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन से 15(5) को जोड़ा गया 93 अमेंडमेंट से। 93 अमेंडमेंट बात करता है 15(5) क्या कहता है? किस 15(5) कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए FT/SC और OBC को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे कॉलेज स्तर पे आप प्रवेश लेते हो, वहां पर आपकी कट ऑफ कम जाती है जनरल की अपेक्षा, तो ये 15(5) के प्रभाव से ही जाती है। और 15(6) को आप पढ़ोगे, 15(6) यहां नहीं है, 15(6) को आप पढ़ लो कि 15(6) को शामिल किया गया था 103वें अमेंडमेंट के द्वारा 12 जनवरी 2019 से। ये EWS के लिए 10% आरक्षण की बात करता है कि EWS में भी जो 8 लाख रुपए से कम आय वर्ग के लोग होते हैं उनको EWS माना जाता है, और इनको आरक्षण मिला है आर्थिक आधार पर। OBC को आरक्षण मिला है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होने के आधार पर, इनको मिला आर्थिक आधार पर। तो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को 10% आरक्षण 103वें अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। 15(4) वाले में आप कुछ केस पढ़ेंगे, पर मैं उनको ज्यादा महत्व नहीं देता क्योंकि वो नहीं आएंगे। 15(5) को अशोक कुमार के ठाकुर के केस में संवैधानिक घोषित किया गया था। 15(5) को देख लेना, अशोक कुमार ठाकुर के केस में संवैधानिक घोषित किया था।
15/5 93वें संविधान संशोधन से जोड़ा, 15/6 103वें संविधान संशोधन से। आर्टिकल 16 पर आ जाते हैं, ज्यादा हमारे काम की चीजें नहीं है, कहां से क्या क्या पढ़ना है। 15/6 कहता है कि जॉब में, सीधा लिख लो 15/6 कहां लागू होता है, सीधा जॉब में। लोग नियोजन के अवसर की क्षमता मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, तो जॉब में सभी लोगों को समान अवसर की क्षमता होगी, ये जनरल रूल है। फिर एक्सेप्शन शुरू हो गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म, निवास स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति अपात्र नहीं होगा, ना विभेद करेंगे। तो हम अपात्र नहीं करते, यूपी, बिहार, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, सभी लोगों को बराबर रूप से कंपटीशन में भाग लेने का अवसर देते हैं और उनको जनरल कैटेगरी में मानकर और उनको कंपटीशन में बैठने का पूरा अवसर देते हैं। और सिलेक्शन भी हमारे यहाँ से सभी वर्गों के होते हैं। ग्राउंड 2 बढ़ गए, एक तो यहाँ पर शामिल हो गया निवास स्थान, एक उद्भव शामिल हो गया, तो ये 2 ग्राउंड बढ़ गए। 5 ग्राउंड 15 वाले थे, यहाँ 7 ग्राउंड के आधार पर किसी व्यक्ति को विभेद नहीं किया जाएगा। 15(3) बात करता है कि संसद चाहे तो किसी लोकल स्थान पर निवास विषयक अपेक्षा कर सकती है लोकल लोगों के लिए। ये जो आप पढ़ते हैं टीएसपी, नॉन टीएसपी, ये 15(16)(3) के प्रभाव से ही होता है कि संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र विशेष के लिए उसके लोकल निवासियों को ही प्रेफरेंस दे सकती है। जेलों में 5-6 पोस्ट नॉन टीएसपी एरिया की आई थी। टीएसपी एरिया हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की 2 तहसील है ना, और 1-2 तहसील वहां की भी है, प्रतापगढ़ की भी, चित्तौड़ की भी एक तहसील है। तो ये टीएसपी एरिया है, वहां पर लोकल लोग ही फार्म भर सकते हैं, वो ही जॉब ले सकते हैं, वहां की कट ऑफ कम जाती है। तो संसद कानून बनाकर किसी निवास विषयक अपेक्षा कर सकती है किसी भी भर्ती में। ये टीएसपी क्षेत्र का जो प्रोविजन कंसेप्ट है 15(16)(3) से डेवलप होता है। ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे, मेरी बात एक लाइन में समझ जाया करो। 16(4) कि अगर लगता है कि राज्य के किसी वर्ग को सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो आप दे सकते हो। 15(4) बोल रहा हूं, ये 16(4) है, समझ जाया करो। तो ये किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो आप दे सकते हो, मना नहीं करता है ऐसे प्रतिनिधित्व देने से। और किस पक्ष की बात कर रहा है, ये ओबीसी का। अगर राज्य में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के किसी पक्ष को पर्याप्त अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दे दो। ये ओबीसी आरक्षण की नींव है। और ओबीसी आरक्षण पर आप केस लॉज पढ़ेंगे तो एक मंडल आयोग वाला केस और बालाजी वाला केस दोनों इंपॉर्टेंट है। बालाजी वर्सेज मैसूर राज्य के केस में क्या कहा गया था, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूं उस केसों को। बालाजी में कहा गया था कि जाति के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। दूसरा, ओबीसी को क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड नहीं किया जा सकता, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बालाजी मैसूर राज्य में कहा था। बाद में मंडल आयोग केस आया, इंदिरा साहनी भारत संघ का केस, उसमें कह दिया कि भाई जाति आरक्षण का आधार नहीं हो सकती पर जाति का पिछड़ापन आधार हो सकता है, इसलिए यहाँ पिछड़ा वर्ग की जातियां घोषित कर दी जाती है कि ये शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। दूसरा, तो जाति का पिछड़ापन आधार हो गया, बैकलॉग वाला रास्ता निकाल दिया। बैकलॉग वाला मतलब पीछे से छिपा हुआ रास्ता निकाल दिया, जाति आधार नहीं है तो जाति का पिछड़ापन आधार बना दिया। दूसरा, ओबीसी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया। 8 लाख से कम आय सीमा है, नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएगा। 8 लाख से ज्यादा है वो जनरल में चला जाता है, ओबीसी का पर्सन भी। और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये इंदिरा साहनी में भी इसको रिपीट किया गया। ठीक है, बाकी यहां से मैं कोई ज्यादा केसों को आपको रेफर नहीं करूंगा, ठीक ठाक यही केस बनते हैं, इनके अलावा आप ज्यादा केसों को वेटेज देने का कोई मतलब नहीं है। 16(4)(a) कब जुड़ा, पहले इसको देखना। 16(4)(a) जुड़ा 77 से, और इसमें जो ये बात जोड़ी गई यहां पर जो लिखी हुई है, ये जोड़ी गई 85th अमेंडमेंट से। ठीक है, 85th अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया, प्रोन्नति में आरक्षण में ज्येष्ठता परिणाम के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर आरक्षण प्रमोशन दिया जा सकता है। ये 85वें अमेंडमेंट से ये बात इंक्लूड की गई। 16(4) 77वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और ये जो बात है इसको बोला जाता है केचअप रूल, कि अगर ऊपर के पदों पर किसी वर्ग को प्रॉपर
प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो एसटी एससी के लोगों का पहले प्रमोशन हो सकता है, वो केच कर सकते हैं, कि इसको केचअप रूल बोला जाता है। तो 16(4) एक केचअप रूल के नाम से जाना जाता है और 77वें संविधान संशोधन से जुड़ा था, और यहां पर ये ज्येष्ठता परिणाम के आधार पर प्रमोशन होगा, ये 85वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 16(4)B की बात करता हूं। 16(4) बात करता है आपको राज्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में, कोई भर्तियां किसी वक्त खाली रह जाती है किसी साल, तो अगली जब भर्तियों को आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, आगे भेज देते हो अगले साल में, और अगले साल में वहां जब आरक्षण कैलकुलेट किया जाता है तो वो बैकलॉग के पदों को जब शामिल करते हैं तो 50% आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी, वो 50% को कवर कर सकते हैं। तो ये है बैकलॉग के जो पद होते हैं उनके लिए कैरी फॉरवर्ड रूल लागू किया जाता है। मतलब आपको सीधा समझाऊं तो ये बात है कि 100 पद आए थे, मान लो किसी भर्ती में 100 पद आए और वहां पर 14 पद थे एसटी के। कितने पद थे एससी के? देख लो आरक्षण के हिसाब से एससी को 17% आरक्षण मिलता है, 17 पद दे दिए मैंने। बहुत दिक्कत करता है आजकल, मेरा मेमोरी रिफ्रेश करवानी है, थोड़ा एक बार सेटअप करवाना है। मैं सोच रहा हूं कि प्री एग्जाम हो तभी ही रिसेट करवाऊं ताकि क्लासें डिस्टर्ब नहीं हो, पहले ही काफी डिस्टर्ब है हम। तो 100 में से मान लो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस को दी गई, किसी कारण से ईडब्ल्यूएस की 2 सीटों पर योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाए, जैसे अभी हुआ था प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 4 पोस्टें थी, चारों वैकेंट चली गई, कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं मिला, 40% अंक नहीं ला पाया। तो ये 2 सीटें जब अगली बार भर्ती आएगी तो वहां पर वापस अगली बार मान लो 100 पदों की भर्ती आई तो ईडब्ल्यूएस के 10 पद होंगे, वही 10% आरक्षण के हिसाब से, तो वहां ये 2 पद बैकलॉग के भी जोड़ दिए जाएंगे। अब टोटल पद हो गए 102 और वहां से 12 पद ईडब्ल्यूएस के हो गए, तो ये 10% से तो ज्यादा हो गए। तो यहां कह रहे हैं कि अगर बैकलॉग के पद हैं तो वहां आप देखो कि 50% के आरक्षण की कोई सीमा लागू नहीं होगी, 50% करंट वर्ष के सीटों पर ही आरक्षण की लिमिट लागू होगी। पुरानी सीटें बैकलॉग की है उनको 50% की आरक्षण की सीमाओं से अलग तरीके से देखेंगे। इसको अग्रनयन का सिद्धांत, कैरी फॉरवर्ड रूल या बैकलॉग थ्योरी कहा जाता है। 16(4)B में यह इंक्लूड है और 16(4)B को 81 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। और अग्रनयन के सिद्धांत को इंदिरा साहनी के केस में संवैधानिक ठहराया था, देवदासन के केस में इसको पहले असंवैधानिक करार दिया गया था, इंदिरा साहनी ने इसको संवैधानिक करार दिया। एक केस यहां पर आप लीडिंग केस लॉज पढ़ेंगे 16 में। इस केस को कहा जाता है एम नागराज का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आपका जो 77वां संविधान संशोधन था, 81वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था, 85 संशोधन था, इन सबको संवैधानिक ठहराया गया था एम नागराज के केस में। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये थोड़ा दिक्कत कर ही रहा। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। केस पढ़ना चाहो तो एक केस आता है पीपुल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा था कि आर्टिकल 17 न केवल राज्य के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता अपितु प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 17। अब उपाधियों का अंत सेना और विद्या के अलावा, विद्या के मतलब पीएचडी की उपाधि, नेट की उपाधि है ना, ये जो पीएचडी होती है, नेट होती है, ये उपाधि, और सेना में जो उपाधि दी जाती है कौन कौन सी देते हैं, है ना, परमवीर चक्र, जो भी शौर्य चक्र होता है, एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कौन कौन से चक्र होते हैं, तो वो सारे सेना की जो उपाधियां हैं, विद्या की उपाधियां, उनके अलावा राज्य किसी प्रकार की उपाधियां नहीं देगा। ठीक है, ये जो आप पद्मश्री देखते हैं ये उपाधियां नहीं, अलंकरण होते हैं। अलंकरण उपाधियों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, उपाधि को आप अपने नाम के आगे लगा के घूम सकते हो, बाकी आप ये जो सम्मान दिया जाता है पद्मश्री का, ये सम्मान आगे लगा के नहीं घूम सकते कि आप अपने नाम के आगे लगा लो।
तो हालांकि लोग करते हैं कि होर्डिंगों में लगा लेते हैं, हमारे लिए वो सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा यहां देखना कि विदेशी नागरिक, भारत का नागरिक विदेश से कोई सम्मान नहीं लेगा। भारत का नागरिक नहीं है पर भारत सरकार में सेवा में कर रहा है, भारत सरकार में नौकरी कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सहमति से के बिना नहीं लेगा। क्या है, भारत का नागरिक नहीं है तो लेगा ही नहीं। भारत का नागरिक नहीं है, सॉरी, भारत का नागरिक है तो विदेश से लेगा ही नहीं। और अगर भारत का नागरिक है और भारत सरकार के पास सेवा में काम कर रहा है तो राष्ट्रपति की सहमति से ले सकता है। भारत का नागरिक नहीं है, भारत सरकार की सेवा में काम कर रहा है, राष्ट्रपति से ले लो। तो मतलब सर्विसिंग तो राष्ट्रपति से लेगा, जो भारत में सर्विस कर रहा है वो तो राष्ट्रपति की परमिशन से विदेश से ले सकता है। हम साधारण व्यक्ति विदेश से किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते, ठीक है। तो भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। ये चार चीजें हैं। या बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का कि भारत रत्न, पद्म श्री आदि अलंकरण उपाधि के अंतर्गत नहीं आ सकते, इनका उपयोग नाम के आगे पीछे नहीं किया जा सकता। गुन्नीस, आर्टिकल 19 बहुत अच्छी बात करता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमारे पास 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। ये वाली स्वतंत्रता जो संपत्ति के को बसाने की, कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार था, संपत्ति खरीदने का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। कहां से? 44 अमेंडमेंट। अब 6 चीजें हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने के अंदर चुप रहना भी शामिल है। आप राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान गाना अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप चुप रह सकते हैं, वो भी राष्ट्रगान का सम्मान है। बोलने के अंदर चुप रहना भी शामिल है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है, खबरों को जानने का अधिकार है, और इंटरनेट का अधिकार भी इसके अंतर्गत ही आता है। यूपी राजनारायण का केस था जानने का अधिकार, जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन मिला, वो भी इसमें आता है। विजय इमानुअल्स के केस में चुप रहने का अधिकार दिया, वो भी इसमें आता है। प्रेस की स्वतंत्रता साकल पेपर्स लिमिटेड है, वो भी इसी में आता है, ठीक है। नवीन जिंदल का है अपने मकान पर राष्ट्रध्वज फहराना, ये मूल अधिकार भी आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ही आता है। अपना गुस्सा सरकार के प्रति प्रदर्शन और धरने के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कामेश्वर बिहार राज्य का केस है, यह भी हमारा प्रदर्शन करने का अधिकार भी 19(1) के अंतर्गत आता है, पर प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। गांधी जी की तरह अहिंसा से आप कितने भी आंदोलन कीजिए, नो इशू, ठीक है। लिली थॉमस एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट, जैसे हम एमसी मेहता को पुराने समय के लोग जानते हैं, आज के समय के जो भी जजमेंट आते हैं, लिली थॉमस उसमें एक सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने कई चीजें इस मामले में डेवलप की है। जैसे वकील हड़ताल पर जाता है तो ये अवैध और अनैतिक है, क्योंकि उसके कारण कई लोगों को जेल में रहना पड़ता है। तो ये लिली थॉमस भारत संघ के केस में वकीलों की, अधिवक्ताओं की हड़ताल को अवैध और अनैतिक ठहराया गया। तो ये चीजें हैं। टीके रंगराजन में कहा कि हड़ताल करना न तो मूल अधिकार है, न ही विधिक अधिकार, और सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चिकित्सा सेवाएं हैं तो कुछ सेवाओं को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको इमरजेंसी सेवाओं में रखा गया। इन पर कुछ युक्त निर्बंधन लगाया जाता है, वो निर्बंधन याद रखना। जैसे 19(1) में 8 प्रकार के निर्बंधन है जो 19(2) में बता रखे हैं। जैसे प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मान हानि, न्यायालय, अवमान, अपराध, उद्दीपन। 19(1) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का, तो इस पर प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था का निर्बंधन लगाया जा सकता है। देखो मूल अधिकार हैं जो 19 के, वो प्रतिबंधित अधिकार है। सभी मूल अधिकारों पे कोई ना कोई छोटा मोटा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 19 के मूल अधिकार प्रतिबंधित अधिकार है, थोड़ी थोड़ी इन पर प्रतिबंध लगा रखे कि आप शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, पर इससे देश की प्रभुता, अखंडता को खतरा है। जैसे कोई भी प्रॉपर एक आंदोलन है, जैसे एक आंदोलन चला था जिसमें देश को तोड़ने के लिए मूवमेंट चला, तो उसके लिए जितनी भी बैठ के हुई उनको रोका गया। अब वो विशेष समाज से रिलेटेड है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा।
हम सांप्रदायिकता की किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं करेंगे। तो प्रभुत्व और अखंडता से संबंधित है, लोक व्यवस्था से संबंधित निर्बंधन लगाए जा सकते हैं 19(2) पर। 19(3) संगम, संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था यहाँ पर शब्द। तो कोई कॉरपोरेशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, पर उससे प्रभुत्व, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये 3 निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। भारत के सर्वत्र क्षेत्र में आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, कहीं भी जाओ, पर उससे साधारण जनता के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे शिमला दिल्ली से 3 घंटे के डिस्टेंस पर है, तो दिल्ली वाले वीक एंड पर निकल जाते हैं शिमला में, और शिमला में पहाड़ी पर बसा हुआ है और वहां पर इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि जिन लोगों को डेली दिनचर्या में, जैसे हम वहां रहते हैं शिमला में, तो हमें शाम को मार्केट सब्जी लेने जाना होता है, हम निकल नहीं पाते, इतना ट्रैफिक जाम होता है। तो वहां पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, साधारण लोकल जनता के हितों को प्रभावित ना हो। तो वो कह सकते हैं कि शनिवार रविवार को यहाँ पर किसी प्रकार की ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, लोग बाहर से नहीं आएंगे। तो साधारण जनता के हितों पर हमारा सर्वत्र आबाद संचरण पर निर्बंधन लगा सकते हैं। 19(1) में या इसमें अनुसूचित जाति वाला भी शामिल है सर्वत्र आबाद संचरण में। जैसे दार्जिलिंग है, वहां पर आपको लोकल कलेक्टर से परमिशन लेकर ही जाना होता है। दार्जिलिंग में ये विशेष रूप से कि वहां सनराइज होता है, सनराइज पॉइंट है, बड़ा मजा आता है। सुबह आप 4 बजे 4:30 बजे सूरज को उगता हुआ देखते हो, तो एक अलग ही फीलिंग होती है किसी बहुत ऊंचाई की जगह पर खड़े होके। 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का आपको अधिकार होता है। साधारण जनता के हितों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण पर, इस पर आप पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। कोई आजीविका व्यवहार करने में भी आपको साधारण जनता के हितों पर निर्बंधन लगा सकते हैं। जैसे हरिद्वार में अंडे के ठेले लगाने पर रोक लगा दी थी, तो ये कारोबार करने पर साधारण जनता के, क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है इसलिए वहां पर ऐसा किया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये निर्बंधन है, आप एक बार देख लेना। 20 पे मैं चर्चा कर लेता हूं, 21 थोड़ा बड़ा है, कल चर्चा करेंगे। 20(1) कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराए जाएंगे जब तक कि उस कार्य को करने के समय किसी विधि में उस कार्य को अपराध घोषित नहीं किया गया था। अगर वो कार्य किया, उस दिन उसको अपराध घोषित किया था, तो दोषी ठहरा दो। अगर बाद में उस कार्य को अपराध बनाया गया तो वो दोषी नहीं होगा। तो ये बताता है कि पूर्वोत्तर विधियों से या कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है। किससे? कार्य के उत्तर, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण एक्स पोक्सो फैक्टो लॉ, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्स पोक्सो फैक्टो लॉ 20(1) के अंतर्गत शामिल है। 20(2) एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार ना तो किसी का प्रोसिक्यूशन करेंगे, ना ही दंडित किया जाएगा। सिमिलर किसके हैं? सीआरपीसी 300 के। पर सीआरपीसी 300 में लिखा हुआ है कि एक बार दोष से दोष मुक्त हो गया, दोबारा उसको ट्रायल नहीं करेंगे। यहां पर डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है, दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। नीमो डिबेट बिस्बेक्सारी लीगल वेक्जिम इसको पढ़ा जाता है। मकबूल हुसैन का केस पढ़ते हैं इसमें। यह रविंद्र सुखवीर सिंह का केस, जिसको इशू स्टॉपल का केस भी कहा जाता है, वो हम इसमें यहां पढ़ते हैं। 20(3) कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभियुक्त है, उसको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत की सेल्फ इंक्रिमिनेशन थ्योरी है ये 20(3) का। क्या बोलते हैं इसको? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, कि कोई भी व्यक्ति खुद को दोषी करने वाला कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। मतलब कोई भी अभियुक्त खुद को के स्टेटमेंट के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आप इसका प्रभाव एविडेंस के 24, 25, 26, 27 में भी देखते हैं कि वहां पर किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध अब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति करना चाहता है कन्फेशन, तो आप 164 की प्रोसीजर में मजिस्ट्रेट के सामने मेडिकल आपकी स्थिति क्या है, कोई दबाव तो नहीं है, पुलिस के द्वारा मारा पीटा नहीं गया, मजबूरी में नहीं कर रहे, वो सारी चीजें देखते हैं। बंबई राज्य काठी कालू ओगर वाला मैटर्स यहाँ पर देखते हो, ठीक है। आप केस लो इसको, बंबई राज्य और काठी कालू ओगर है। नंदिनी सतपति जो उड़ीसा की सीएम थी, उसका केस देखते हैं आप। सेल्बी कर्नाटक राज्य का केस देखते हैं, जिसमें नार्को टेस्ट को अलाउड नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें खुद के विरुद्ध
साक्ष्य देने के लिए हुआ था। नंदिनी सतपथी ने में भी यही कहा गया था कि 20-3 का संरक्षण केवल न्यायालय में नहीं है, पुलिस 161 के बयान लेती है, वहां भी संरक्षण है। और मुंबई काठी कालू अगर में एक बात कही गई कि अंगूठे